नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। गांव अगर मजबूत होंगे हमारे तो देश मजबूत होगा, देश सशक्त होगा। कुल मिलाकर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो सके, गांव में सशक्तिकरण आ सके, लोग जुड़ सके अपने काम से, अपने प्रशासन से, अपनी प्लानिंग से, अपने लोकतंत्र से उनकी भागीदारी बने, यही कुल मिलाकर अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था की तो यही इसका मूल उद्देश्य भी था। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वराज अभियान, ग्रामीण स्वराज अभियान की शुरुआत की है। कुल मिलाकर देखें तो ये क्या है, किस प्रकार से काम करेगा और हमारी पंचायतों को किस प्रकार से पुष्ट करेगा, मजबूत करेगा, ये एक अहम सवाल है। और आज इसी सवाल पर हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी हैं, जो कि ग्रामीण और पंचायती राज डिपार्टमेंट से आती हैं और IIPS से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हरवीर सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इस विषय पर बात करने के लिए आपका स्वागत है। सबसे पहले नुपुर जी, आपसे, कल प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की, उसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हमारी जो पंचायतें हैं वो सशक्त हों ताकि हमारे गांव सशक्त हो सकें। किस प्रकार के अवसरों के साथ आप इस राष्ट्रीय अभियान को देखते हैं, खासतौर से पंचायतों को और मजबूत बनाने की दिशा में? कल पंचायती राज की रजत जयंती भी थी और कल शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्राम स्वराज अभियान का भी उद्घाटन किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक वेलकमिंग मेजर भी है। पूरे देश ने ग्राम पंचायत दिवस मनाया, मिनिस्ट्री ने मनाई, सभी लोगों ने मनाया। ग्राम स्वराज अभियान जो कल अभियान की जो लॉन्चिंग हुई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी योजना है या इनिशिएटिव आप उसको कह सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व दी गई हैं इस पंचायत सिस्टम जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक तो इसमें ट्रेनिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, और तकरीबन 7,255 करोड़ रुपए जो हैं इसमें प्रपोज किए गए हैं, इसमें लगाए जाएंगे। और 115 डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग ने चयन किया है या चुना है जिसमें ये लागू होगा। ट्रेनिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट एक बड़ी बात है इसमें। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई है और पंचायत जो लागू होने की बात है। ये 3 मुद्दा इसमें सबसे महत्व दिया गया है। और पंचायत की जहां बात हुई है वो पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट एक है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, उसके तहत इसको लागू किया गया है। तो अपने आप में ये बड़ा इनिशिएटिव कहा जा सकता है, लेकिन इसको आगे देखना है कि इसमें कैसे इसकी कार्रवाई होती है। जी हाँ, अगर हम पंचायतों की बात करें हरवीर जी, तो पंचायती राज व्यवस्था तो सदियों से, पीढ़ियों से हमारे समाज में चली आ रही है, लेकिन इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया पंचायती राज व्यवस्था जब देश में लागू हुई। और उससे कुछ कह सकते हैं कि सरोकार जुड़े हुए थे, जो कि हमारी जिंदगियों के जुड़े हुए सरोकार थे। आप किस प्रकार से देखते हैं इस पूरी यात्रा को, और आपको लगता है कि कितना हमने उसमें कामयाबी पाई, कितना हमने मजबूत किया अपने पंचायती राज सिस्टम को? देखिए, आपने सही कहा है कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो हमारे देश में सदियों से रहा है। क्योंकि पंचायत एक व्यवस्था, एक शब्द अगर आप देखें, पंचायत अपने आप में बहुत पुराना है। और ये जिस तरीके से हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम नया आया या जो पूरी प्रक्रिया है, उससे पहले भी ये मौजूद था। क्योंकि हम लोग लगातार बात करते रहे हैं कि ग्राम स्वराज्य की, या महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि ग्राम स्वराज्य और एक अपने आप में संपूर्ण अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला गांव एक हो, एक इस तरह की आर्थिक एक इकाई हो जो कि सारी चीज़ें पर पूरी करे। इसका मतलब वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक हैं उनका सबका समग्र विकास हो और वो एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। उसी को लेकर के ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से फिर संविधान की बात आती है, वहाँ पर इनको दर्जा दिया गया और आगे चलते चलते इसको मजबूत करने की कोशिशें होती रही। लेकिन जो 73rd अमेंडमेंट आया उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके लिए प्रावधान कर दिए गए कि इसको बेहतर तरीके से पूरे देश में लागू किया जाए। और उसमें जो हमारा सिस्टम था, पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, और जो हमारा 3 टियर जो देश में सरकार का जो व्यवस्था है उसमें इसको बहुत महत्व दिया गया। क्योंकि असली इकाई जो है वो तो गांव है, वहीं से शुरू होता है। तो उसको कैसे बेहतर करें। जैसे 25 साल हो गए इसको इस तरीके से लागू हुए, समयबद्ध तरीके से चुनाव हो, जो पंचायतें हैं उनके पास ज़्यादा अधिकार हो, और जो
योजनाएं केंद्र सरकार से या राज्यों से जो जाती है, जो संसाधन जाते हैं, उनका बेहतर उपयोग हो और जो पंचायत के सदस्य हैं, जो पंचायत के प्रमुख हैं, वो किस तरीके से अपनी भागीदारी के जरिए इस व्यवस्था को मजबूत करें, जिससे कि जो असली मकसद है देश के विकास का, देश के नागरिकों को बेहतर जीवन करने का, वो हम पूरा कर सकें। लेकिन कोशिशें लगातार हुई है, कुछ खामियां हैं जिनको ख़त्म करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें एक जो बड़ी बात आती है जो इसमें कि जो पंचायत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको निर्णय लेने की कितनी क्षमता उनके अंदर है। जैसे अभी प्रोफेसर ने बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बात जो ग्राम स्वराज में शुरू किया गया, क्यों इसकी ज़रूरत है? इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो अपनी ज़रूरत से अपने लिए फैसले लेने के लिए उनकी क्षमता और जो प्रशासनिक क्षमता उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी क्या है, कहीं ना कहीं ये आपका जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो सरकारी तंत्र है, वही अभी भी उनमें काफ़ी ज़्यादा उनका हस्तक्षेप है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो असली चीज़ यही है कि जो ग्रास रूट लोग जो हैं वो अपने लिए बेहतरी के लिए उनको ही हम सारी जिम्मेदारी दें और उनको इसके लिए सक्षम करें कि वो सही फैसले ले पाएं। नूपुर जी, जिस तरह से अभी इशारा कर रहे थे हरवीर जी कि जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा राज्य और केंद्र पर है, अगर हम फंड्स की बात करें तो उस पर भी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि कोई जो इंस्टीट्यूशन जो हमने बनाया है वो और ज़्यादा मजबूत हो, तो उस दृष्टिकोण से ये जो निर्भरता है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ताकि पंचायतें जो हों वो सर्वशक्ति संपन्न हों और डिपेंडेंस उस तरह से ना हो जिसकी वजह से वो सरकारी एटीट्यूड जिसकी बात कर रहे थे वो उसमें घर ना कर जाए? ये पंचायती राज सिस्टम जो है आर्टिकल 243 ZD है जिसके तहत है, और ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, इसमें 29 सब्जेक्ट्स है जिसको डिवॉल्व करना है। इसी के तहत वो डिसेंट्रलाइजेशन की हम बातें करते हैं। पूरे देश में देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 5 राज्य हैं जिसने पूरी तरह से 29 सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व किया है, जिसमें केरला है, कर्नाटका है, हिमाचल है, हरियाणा है और सिक्किम है। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट है वो रहा है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और त्रिपुरा कुछ हद तक। तो अभी तक से सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवॉल्व पूरी तरह से नहीं हुए हैं। इसमें 25 साल हो गए हैं, लेकिन एक्टिविटी मैपिंग जिसको हम कहते हैं, और जिसमें कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कि जिस लेवल पर डिसीजन होना चाहिए उसी लेवल पर होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये टर्म्स जो हैं कुछ हद तक अभी भी पीछे रह गए हैं जी। लेकिन अगर आप पंचायत की सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने जितने फंड्स दिए हैं, डिवॉल्व किए हैं पंचायत पर, ये अपने आप में एक बहुत ही आगे बढ़ने, डिसेंट्रलाइजेशन को आगे बढ़ाने की बात है। तकरीबन 2 लाख करोड़ जो हैं ये फंड्स आए हैं पंचायत में। और ये एक समय था जब सबसे पहली बात ये आती थी कि पंचायत के पास पैसा नहीं है, ये काम कैसे करेंगे। लेकिन अब फंड की कोई कमी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी मंडला में उस दिन कहा था कि फंड्स की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी, 2 मुद्दे को सबसे अगर हम ध्यान दें तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा एक जो केंद्रीय सरकार ने बहुत ही अच्छी चीज़ लागू की है, वो जिसको हम GPDP कहते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसमें आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं है। ग्राम पंचायत खुद ही अपनी सारी डेवलपमेंट की जो है निर्णय लेगी कि कितना इरिगेशन में जाना है, कितना एजुकेशन में जाना है, किस गांव को कितने टॉयलेट्स बनवाने हैं, कितने स्कूल बिल्डिंग्स बनानी है, सर्व शिक्षा अभियान में कितना खर्चा करना है। तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग सिस्टम जो है ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से लाया गया है। और अभी एट प्रेजेंट 2017-18 में तकरीबन 40,000 ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को अप्रूवल मिल चुकी है। मतलब इतने ग्राम पंचायत में फंड्स डायरेक्टली जाएंगे। तो फंड्स की कोई कमी नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है। इसके अलावा अनटाइड फंड जो सबसे बड़ा चीज़ एक समय होता था, जो कहते थे कि आप तो टाइड फंड दे देते हैं ग्राम सभा को, तो ये जो चीज़ इनको ज़रूरत नहीं है उसमें वो पैसा आता नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है उसमें वो पैसा आता है तो वो लौटा देते हैं केंद्रीय सरकार को।
लेकिन अभी तो अनटाइड फंड्स भी हैं। हरवीर जी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा और अभी जैसे कह रही थी नूपुर जी भी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, चिंता इस बात की है कि फंड्स खर्च कैसे होगा। ये हमेशा ही एक बड़ा वैसा प्रश्न रहता है इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर। आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या पाते हैं आज की जो हमारी पंचायतें हैं कि क्या वो कितनी सशक्त हैं वो कि वो फंड्स को सही तरीके से खर्च कर रही हैं कि नहीं? क्या कुछ मॉनिटरिंग की व्यवस्था आपको नजर आती है? देखिए, मेरा मानना है कि मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़रूरी है और इसमें एक सोशल ऑडिट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि करीब 2.5 लाख के करीब हमारी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, और 3 मिलियन से ज़्यादा चुने प्रतिनिधि और ये सब लोग वहाँ पर हैं। अभी बहुत कम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें खुद का अपना एक ऑफिस है, पंचायत भवन टाइप की जो ज़रूरत है। मतलब बेसिकली एक सिस्टम तो आपको बनाना पड़ेगा। दूसरे जो अभी ये कह रहे थे कि जो ग्राम पंचायत के स्तर पर अपने डेवलपमेंट स्कीम्स जो बनाएंगे, उसके जो कार्यक्रम दिया गया है उसमें, और अनटाइड फंड के जो फिक्स था कि आपको इसी काम के लिए इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं करना है, तो आप उसको ज़रूरत के मुताबिक दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी जो स्कीम्स थी बेसिकली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स होती थी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या बाकी, वो राज्यों को भी काफ़ी इसमें लगातार इसमें अधिकार दिए गए हैं। ये बेहतर एक उपाय है, लेकिन सवाल है कि वाकई जो संसाधन है जिनकी अभी कोई कमी नहीं है, वाकई बात सही है कि बहुत संसाधन जा रहे हैं ग्राम पंचायतों के स्तर तक, उनका ठीक से उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, करप्शन तो नहीं है, वो कैसे रुकेगा? जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या वाकई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में? क्या पंचायत की बैठकें नियमित होती हैं और उन बैठकों में तय किया जाता है कि इस पैसे का उपयोग किस काम के लिए किया जाएगा, और फिर उसका ऑडिट रिपोर्ट उनके साथ शेयर किया जाता है क्या? या फिर जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उनके बीच की और पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनकी जो साठगांठ है और ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना ज़्यादा सख्ती की जाए ऑडिटिंग की, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, और सिर्फ पंचायत प्रमुख के साथ में जो बाकी जो सदस्य हैं उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए फैसला लेने में, तब जाकर के कोशिश जो है वो सही दिशा में सही परिणाम लेकर के आएगी। जी नूपुर जी, जैसे कि अभी आप बात कर रही थी कि कुछ राज्य जो हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। क्या कारण आप मानती हैं कि जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं है क्यों नहीं हो पा रहा, या जो अच्छा कर रहे हैं कौन से ऐसे उन्होंने तरीके अपनाए हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छा पंचायती राज सिस्टम जो है वहाँ पर दे रहे लोगों को? इसका मैं बिल्कुल एक जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत उलझा हुआ सवाल है। कुछ राज्य अच्छे कर रहे हैं, कुछ पैमाने पर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डेवोल्यूशन इंडेक्स देखते हैं तो इसमें 3 बातें हम कहते हैं: फंक्शन, फाइनेंस एंड फंक्शनरीज। तो कुछ राज्य ने फंक्शंस तो डिवॉल्व किए हैं, फंक्शनरीज नहीं दिए हैं। कुछ राज्य ने फंड्स दिए हैं, फंड्स जिनके पास ऑलरेडी डिवॉल्व हैं, तो फंक्शंस नहीं पूरी तरह से डिवॉल्व हैं। इस तरह से ये चीज़ें हैं जो कि एक्टिविटी मैपिंग के थ्रू हम इसकी मापदंड निकालते हैं। तो इसमें कमी कुछ काफ़ी सारी है जिसकी वजह से कुछ राज्य अच्छा कर रहे हैं। लेकिन केरला का मैं एग्जांपल दूंगी। अगर केरला, ये तो हमेशा से ही पंचायती राज में सबसे आगे रहा है। इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक कारण जो कि ये भी कहा गया है कि वहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत ही सशक्त हैं। स्पेशली कुटुम्बश्री जो वहाँ पर है, महिलाओं की एक माइक्रो क्रेडिट आप उसको कह सकते हैं, ये इसमें बहुत ही फंक्शनल है और बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और ये भी कहा जाता है कि काफ़ी हद तक अगर केरला में पंचायती राज सिस्टम डीपली रूटेड है तो उसमें कुटुम्बश्री का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन इसका क्यों कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रही हैं, क्यों कुछ राज्य इतना अच्छा नहीं कर रही हैं, एक तो ये भी है कि विल टू डिवॉल्व बहुत अच्छे से उस राज्य में नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा, तीनों फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरी अच्छे से डिवॉल्व नहीं हुए हैं। और कुछ भी ये भी है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में लैक रहा है। तो ये स्टेट वाइज वेरिएशंस हैं। जी, तो ग्राम स्वराज से ग्राम सुराज की तरफ, और यही हमारी पंचायती राज व्यवस्था का मूल मंत्र भी है जिस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। विश्वास की बहती धारा, सारंग परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। जीएसटी केवल करों का एकीकरण नहीं है, बल्कि देश के खंडित बाजारों को एक करने का सशक्त माध्यम है। ई-वे बिल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
और कच्छ से लेकर कविथु तक एक देश और एक बाजार का सपना हुआ साकार। पूरे देश में माल परिवहन हुआ अब बेहद आसान। न तो किसी टैक्स ऑफिस का चक्कर और न ही चेक पोस्ट की लंबी कतारों की परेशानी। अब ट्रांसपोर्टर्स को एक से दूसरे राज्य में माल ले जाने के लिए अलग अलग ट्रांजिट पास की कोई जरूरत नहीं। अब संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और पर्यावरण में भी आएगा सुधार। मतलब गाड़ी दौड़ेगी और आर्थिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार। विभिन्न राज्यों द्वारा माल परिवहन के लिए निर्धारित 50 से ज्यादा फॉर्मों की जगह केवल एक ई-वे बिल। ई-वे बिल वेबसाइट, मोबाइल ऐप और SMS के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन जनरेट किया जा सकता है। अब माल परिवहन में न झंझट न परेशानी। ई-वे बिल ईमानदारी की निशानी। वो आज गुड़िया को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अरे फिक्र मत कर, आज तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, घर देखकर ही उल्टे पैर लौट जाते हैं। और यार, जवान बहन और बीवी को लोटा लेके जाना पड़े, वो कुछ कहते तो नहीं, पर मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाता हूँ यार। अब नया घर होगा और वो भी शौचालय के साथ। भारत सरकार हमारे जैसे को लोन राशि पर ब्याज की सब्सिडी दे रही है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? तो मेरे यार, अब घर होगा बड़ा और किस्त होगी छोटी। अब किसी भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिए गए घर के लोन के ब्याज दर पर रियायती सब्सिडी देगी भारत सरकार, ताकि घर होगा बड़ा और EMI छोटी। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और अब मध्यम आय वर्ग के लोग भी उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सबका सपना घर हो अपना। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से संपर्क करें या डायल करें 1800-113377 या 6163। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहो। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। यार, आगे हम लोग बैठते हैं और सीट बेल्ट तुम लोग आते हो। क्यों? पीछे बैठने वालों की जान की कीमत नहीं होती क्या? एक्सीडेंट में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी जानलेवा चोट लग सकती है। सीट बेल्ट टक्कर के प्रभाव को 80% तक कम करती है। मोटर अधिनियम की मानो बात, सभी सीट बेल्ट बांधो साथ साथ। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज पंचायती राज व्यवस्था पर हम बात करें। दो मेहमान इस समय हमारे साथ हैं, नुपुर तिवारी जी हैं और हरवीर सिंह जी हैं। हरवीर जी, अगर हम बात करें महिलाओं की और महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात करते हैं, हमने कई सक्सेस स्टोरीज भी सुनी है महिला सरपंचों की, जिनकी बहुत बड़ी भागीदारी निकल कर आ रही है पंचायती राज व्यवस्था में। किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुत सारे लोग शुरू में ये भी कहते थे कि वो प्रॉक्सी हैं और वो जो मेल मेंबर्स हैं वो सिर्फ उनका एक मुखौटा चेहरा बनकर ही सामने आती हैं, उनकी अपनी शक्तियाँ कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करती। लेकिन उसके बाद हमने कई सारी, जैसे मैंने कहा, सक्सेस स्टोरीज भी सुनी हैं। किस प्रकार से देखते हैं महिलाओं की भागीदारी को पंचायतों में? देखिए, तो आपने सही कहा है, इस तरह की धारणा लोगों में रही है, लेकिन अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं बनेगी। क्योंकि जब रिजर्वेशन इसमें आता है आपका, और रिजर्वेशन के चलते महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है, उसके परिणाम भले ही शुरू में उतने बेहतर नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो नतीजे बेहतर आएंगे ही आएंगे। हो सकता है पहली बार में जो है ये बताया जाए कि साहब मुखौटा है और उनके जो पति हैं वही सारा करते हैं। हालांकि एक टर्म है कि पति प्रधान, और इवन अब तो जिला पंचायत में भी इस तरह की बातें आती हैं। ये बात सही है कि देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरीके से अब पंचायतों तक भी पहुंच गया है, नो डाउट, और जो लोग पॉलिटिकली अपने आप को बेहतर और मजबूत करने की कोशिश करते हैं और उसको वो एक राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता भी मानते हैं, पंचायत हो या जिला पंचायत सदस्य हो या ब्लॉक BDO जो मेंबर होते हैं उस लेवल पे हो, तो ये उस तरीके का चलता तो है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके चलते हो सकता है एक पीढ़ी में हम लोग उतने उस तरीके के परिणाम न ला पाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि अधिकार का जो भी सदस्य हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनमें से अगर कुछ फीसदी भी अपने अधिकारों का उपयोग उतनी सशक्तिकरण के साथ करने लगेंगे तो उसका असर धीरे धीरे परकुलेट होगा। जो दूसरे चुन करके आएंगे वो भी देखेंगे, और हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, तो उसमें महिला हो या पुरुष हो, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने का उनके अंदर एक जज्बा होता है, और उसमें जिस तरीके से महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदे हमें लंबे समय तक बढ़ते ही जाएंगे और उसके नतीजे बहुत बेहतर होंगे। जी नुपुर जी, आप किस प्रकार से देखती हैं खासतौर से ग्रास रूट पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को, खासतौर पर पंचायतों में? नीलम जी, अभी के समय में अगर आंकड़ा आप देखें तो हमारे पास 14 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि महिलाएं हैं,
और 20 स्टेट ने 50% रिजर्वेशन कर दिया है। बिल्कुल, पहले तो काफ़ी कम था, 33% था, लेकिन अभी तो 50% रिजर्वेशन है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि एक बिल्कुल ही पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ रही है, जैसे बिहार, इसमें 54% रिजर्वेशन है। अच्छा, तो नंबर आप देखें और आंकड़े देखें तो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा नंबर में पंचायती राज सिस्टम में आई है। एक समय था जब पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हुए थे, रिजर्वेशंस लाए गए थे, तो उस समय यही पार्लियामेंट में डिस्कशन किया गया था कि गांव में अगर हम 33% रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन भी डालेंगे तो क्या इतनी महिलाएं आ पाएंगी, क्योंकि उन्हें यही था कि 2-3% से ज़्यादा महिलाएं नहीं आ पाएंगी पॉलिटिक्स में। लेकिन अपने आप में रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और अभी के समय में अगर आप आंकड़े देखें तो पूरे विश्व के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ जोड़ा जाए तो वो भारत से कम होंगी नंबर के हिसाब से। लेकिन फ़र्क है रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आई हैं यहाँ सिर्फ पंचायत पति हैं और इन्होंने निर्णय नहीं लिया है, ये सिर्फ एनेक्डोट्स है, ये बात नहीं है। बहुत सारे, कितने सारे आपको इस तरह की रिजल्ट्स आ जाएंगे जिन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, डेवलपमेंट में रोल किया है और इसकी पूरी तरह से मॉडल पंचायत भी बनाया है, जैसे चूरू में है। बहुत सारी एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ, लेकिन एग्जांपल्स को अगर आप छोड़ दें, इसको एनेक्डोट्स भी रखें, तो ये कहा जाता है कि जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये अपने आप में एक क्रिटिकल मास इन्होंने जनरेट किया है। क्योंकि अभी तक से था कि पब्लिक स्फेयर और प्राइवेट स्फेयर आप बाहर नहीं जा सकते थे, आप अंदर ही रहते थे। अभी जितने भी ग्राम सभा के डिसीजंस आप देखते हैं, महिलाएं बिल्कुल ही ओपन लेवल पर आ करके पुरुष के बराबर बैठ करके डिसीजन में पार्टिसिपेट करती हैं। ये अलग है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है, वो सर हिलाती हैं या फिर कुछ अलग ढंग से रहती हैं या घूंघट में रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि स्पेशली ट्राइबल एरियाज में आप जाके देखिए इतनी इमेंस पार्टिसिपेशन रही है। और जहाँ भी देखा गया है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर महिला है सरपंच, वहाँ तो जो बेसिक मिनिमम कोरम वुमेन का है उससे ज़्यादा ही महिलाएं आती हैं और विमेन इश्यूज को बहुत ही अच्छे से वो उठाती हैं और वहाँ इसको नज़र रखा गया है। हरवीर जी, एक बात और इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सब जो आपकी पंचायतें हैं वो हाईली सरपंच सेंट्रिक हो गई हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो इस बात को पहले भी मैंने चर्चा में सामने रखा था कि जो सरपंच है या ग्राम प्रधान कुछ जगहों पर बोलते हैं, वो उसका और जो ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है उनके बीच में जो तालमेल है उसको चलते वो लोग डिसीजन मेकिंग में ज़्यादातर आर्बिट्रेरी उस तरीके से डिसीजन करते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि जो बाकी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी आगे आके असर्ट करना होगा, क्योंकि सिस्टम में तो सबकी भागीदारी है। व्यवस्था तो यही कहती है कि सब मिलकर के तय करेंगे, ठीक है, एक प्रमुख है, सरपंच है या प्रधान है, लेकिन उसके साथ में जो मेंबर्स हैं उनका भी उतना ही हिस्सेदारी है, उनको उनका जो पक्ष है, जो उनकी जो राय है उसका महत्व है। लेकिन वो तभी है जब वो सक्रिय भागीदारी उसमें निभाएं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि अगर करप्शन को हम तोड़ पाएँ, क्योंकि अब क्या है कि बहुत पैसा जा रहा है और उससे बहुत सारे लोगों में लालच भी आया है। और इवन अब जो पंचायत के जो चुनाव हैं वो एक तरीके से, जैसे बहुत जगहों पर वो उस तरीके के चुनाव हो गए जैसे कि विधानसभा के सदस्य के चुनाव होते हैं, और जिला पंचायत स्तर पर तो जो चुनाव होते हैं इतने खर्चीले और इतने महंगे हो गए हैं कि बहुत पैसा खर्च किया जाता है उसमें। अब ये हमें देखना पड़ेगा, जो हमारे जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको भी थोड़ा सा और नज़दीक जा कर के इन चीज़ों को रोक लगाना पड़ेगा कि उसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इतना पैसा बहा करके चुनाव लड़ रहा है, उसका मतलब उसका जो उद्देश्य है उसमें कहीं ना कहीं पीछे कोई ऐसी उसकी मंशा है कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। और यहाँ हमारे जो सदस्य हैं उनकी भूमिका अहम हो जाती है कि ऐसे लोगों के ऊपर वो नजर रखें। बिल्कुल। चलते चलते नुपुर जी, किस प्रकार से आने वाले वर्षों में आप देखती हैं और क्या कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आमना सामना करना पड़ेगा ताकि हम अपनी इन संस्थाओं को, जो कि गांधी जी का एक स्वप्न था स्वराज का, और फिर स्वराज से आगे सुराज की जब हम बात करते हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं जो सामने नजर आती हैं? मांडला की जो लॉन्च हुई थी ग्राम स्वराज अभियान, उसकी चुनौतियों से मैं शुरुआत करती हूँ। उसमें एक तो सबसे बड़ी जो मुझे लगती है मेरे समझ के हिसाब से
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उसमें बात होती है, वो एक बड़ा मुद्दा आएगा क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करना है। एंड टोटल इंक्लूजन की बात उसमें हुई है जिसमें जेंडर इक्विटी की भी बात करती हैं, तो उसको बहुत तह से देखना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप लागू कर रहे हैं और किस ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की बात उसमें कही है, इस पर भी ज़्यादा काम नहीं हुआ है और इसको देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ाएं। एक कन्वर्जेंस की बात हुई है जिसको सबसे महत्व दी गई है कि कैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट स्कीम्स को कन्वर्ज किया जाए। ये सारी इनिशिएटिव्स जो भी प्रपोज्ड हैं ये किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मेरे हिसाब से कैपेसिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एक बड़ा मसला है, क्योंकि आखिर काम करना तो इन्हीं ग्राम सभा के लोगों को है। तो इसमें जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग जितनी भी हुई है अभी तक, जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में 44 लाख ही खर्चा हुआ है, तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और क्योंकि हमारे तकरीबन 2,50,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इनकी रिकरिंग कुछ सालों के बाद कंटिन्यूअस कैपेसिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और कैपेसिटी डेवलपमेंट सिर्फ लीगल मैटर्स की कैसे इन्हें फंक्शन करना है इसी पर नहीं, इस पर ये फाइनेंशियल मैटर्स पर भी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल हो गए, आप ओन रिसोर्सेज कैसे जनरेट कर रहे हैं, जेंडर इक्विटी कैसे लाना है, जेंडर बजटिंग, सोशल बजटिंग, ये सब बहुत तरह की ट्रेनिंग उन्हें देनी बाकी रह गई है टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए। जी, हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने अपने विचार रखे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अभी पार करना है, बहुत सारी रुकावटें भी हैं, लेकिन जो सफ़र हमारा रहा है उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने विचार हमसे साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही चर्चा का ये अंक हम यहीं ख़त्म करेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।